तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने किया था एक टॉपिक टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टीआईआर के अंदर हमने ये देखा था कि टीआईआर को जो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट हमारे पास वेरिएबल आता है क्या, क्रिटिकल एंगल आईसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों को रिलेट कैसे करते हैं, कॉची फॉर्मूला क्या होता है। इन दोनों के बेस पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और हमने जो टिपिकल न्यूमेरिकल होते हैं कोर्स के वो हमने सारे जो है डिस्कस किए थे। ठीक है, इस टीआईआर की एप्लीकेशन मैं लास्ट में करवाता हूँ, 3-4 एप्लीकेशन आती हैं इसकी टीआईआर की। ठीक है, वो हम करेंगे पर लास्ट में करेंगे, एक दिन जब बीच में मूड बनेगा। थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम कंटिन्यूटी में एक टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बड़ा टॉपिक है ये, और मतलब सीबीएसई वालों के लिए काफी मतलब एक तरीके से मान लो फेवरेट टॉपिक है। साल दर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। सर मेरा हुआ नहीं, ये कौन है? सोनिया झा। ये सोनिया झा के नाम से कौन है? अच्छा, प्राची। तुम्हारा नहीं हुआ ना ये? हाँ, तुम तो आई पहली बार हो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो आ जाएगा समझ। बेसिक 10th क्लास की ऑप्टिक्स तो आती है ना, 10th क्लास की ऑप्टिक्स आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए अभी हमें इस टॉपिक के लिए। टोटली डिफरेंट टॉपिक है जो ऊपर पढ़ रहे थे उससे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। एक प्रिज्म गिवन है। ज्यादातर जो प्रिज्म की जो हमें शेप होगी वो इक्विलेटरल होगा, मतलब जो अगर हम उसको एक प्लेन में उसको ड्रॉ करेंगे तो ट्राइंगल जो बनेगा वो इक्विलेटरल होगा मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। ये पूरा टॉपिक जो है आपका 12th क्लास में क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, टर्म 2 में 4 एक्सपेरिमेंट है, तो उन 4 एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट ही है। मतलब है तो बहुत सारे, पर ज्यादातर स्कूल ये तो करवाते ही है क्योंकि सबसे आसान ये पड़ता है। आसान पढ़े ना पढ़े, प्रिज्म होते हैं लोगों के पास स्कूलों में ना, तो इसलिए करा देते हैं। बाकी जो है वो महंगे एक्सपेरिमेंट है, ये सबसे सस्ता एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी नहीं है, प्रिज्म चाहिए बस। ठीक है, तो इसलिए ये कराना जो है मतलब स्कूल के लिए इजी होता है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हमें टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें क्या है, मैंने एक प्रिज्म एज्यूम किया है। ठीक है, और प्रिज्म में दो तरीके के फेस होते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर फेस, मतलब नीचे जो होता है एक फेस होता है रेक्टेंगल और एक फेस होता है ट्रायंगल। तो जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो जो ट्रायंगुलर वाला बेस होता है, जो ट्रायंगुलर फेस है उसको हम बेस पे रखते हैं। जैसे प्रिज्म जो है ना वो कुछ ऐसे है इधर। देखा है 10th क्लास में तो कभी देखा ही होगा प्रिज्म वैसे तो, नहीं देखा है ना? हाँ, तो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, अभी दिखा दूंगा, पूरा एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट भी। ठीक है, पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रायंगुलर फेस होता है वो उसको हम बेस मानते हैं, तो वो नीचे रखते हैं। तो ये जो है एक तरीके से ये बेस है। तो जो लाइट रे है वो किसी भी एक ये जो रेक्टेंगुलर फेस है इस फेस के ऊपर होती है इंसिडेंट, और किसी दूसरे फेस से क्या होती है, बाहर निकल जाती है, जो लाइट है। तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें डिस्कस करना है प्रिज्म के लिए। तो मान लो अभी एक बेस है ये, और जो ट्राइंगल है वो हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी। और इस एबीसी में हमने सबसे पहले लेट किया कि मान लो लेफ्ट फेस पे, इस फेस ए बी के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट होती है। तो जब भी हम रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो रे उस एक पॉइंट पे कहीं भी इंसिडेंट होगी उसका नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनेगा। तो हमें नॉर्मल चाहिए, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सारा खेल ही नॉर्मल का हमारे पास, इस पॉइंट को लेट करके चलो मान लेते हैं ये एक नॉर्मल है। डायग्राम मतलब डायग्राम बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, वेस्ट मान लो लगेगा, जो भी मन मतलब मान लो ये एक हमारे पास नॉर्मल है। और इस नॉर्मल पे किसी एक रैंडम एंगल पर जो लाइट है वो क्या होती है, इंसिडेंट होती है। मतलब यहां से कहीं से लाइट आ रही है और वो लाइट इस फेस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है,
तो ये लाइट इस फेस पे, हालांकि मैं पूरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आगे, उसका रीजन अभी तुम देख लोगे। हमारे लिए अभी काम की सिर्फ यहां तक लाइट है, बाकी जो पोर्शन है ये डॉटेड है, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं आगे कुछ एंगल वगैरह मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, ये लाइट का एक्चुअल पाथ था, इधर जानी थी लाइट को। ठीक है, और इस लाइट के एक्चुअल पाथ से जब लाइट इस पॉइंट पे नॉर्मल पे इंसिडेंट हुई, तो देखो लाइट कहां से कहां जा रही है। जो प्रिज्म है वो एक डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम क्या बोलते हैं हमेशा, म्यू2। और जो बाहर है वो रेयर मीडियम है, लेफ्ट में और राइट में। और रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, म्यू1। यहाँ पे म्यू1 है और यहाँ पे कितना है, म्यू2। और लाइट रेयर से डेंसर जा रही है। जब लाइट रेयर से डेंसर मूव करती है तो आपको याद होगा लाइट क्या होती है, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होती है ना। जब लाइट रेयर से डेंसर मूव होगी तो क्या होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो और जब ये इधर नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कहीं पे, तो ये दूसरे फेस पे कहीं इंसिडेंट होगी। ठीक है, तो दूसरे फेस के लिए भी मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया रेंडमली एक पॉइंट पे। सीधा पॉइंट ये आएगा इधर, और हम इधर कहीं नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। एक नॉर्मल हमारे पास आ गया ये। ठीक है, और जब नोटबुक में डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, तो पेंसिल वेंसिल यूज कर लेना भाइयों, ठीक है, और बहनों। जब बनाते हैं डायग्राम ऑप्टिक्स के अंदर तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम का इसमें आधा एक नंबर हमारा डिडक्ट हो जाता है पेपर के अंदर, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होगा तो फिर हर चीज मैटर करती है। बच्चों से, बारहवीं क्लास के बच्चों से लाइनें नहीं बनती हैं, कैसे लाइनें बनेंगी, है ना। तो लाइट पहले इधर गई। हमें पता है जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। तो इस पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां से लाइट क्या होगी, ये देखो। एक तो इसकी 1 नॉट की लिमिटेशन है ना। 1 नॉट की लिमिटेशन है कि ये ज्वाइन नहीं कर पाता बेचारा। अरे एक मूवी आई है, भी नाम सुना, पुष्पा। हम्म, सुना है, आर्यन ने सुना है। समीक्षा तो तमिल है, देख ली होगी समीक्षा ने तो, है ना। हाँ, देख लिया ना, मतलब मूवी देख ली या वैसे नाम ही देखा है। देख ली, अच्छा सही है। ये तुम तो खैर मतलब वैसे तो स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग तो तगड़े फैन होते हैं ना। आजकल सचिन कहाँ कहाँ है, बस समीक्षा दिखता नहीं कहीं भी, बिल्कुल ही ऐसे गायब सा हो गया। सर कुछ नहीं, अभी एप्लीकेशंस फिल कर रहे थे, जनवरी की डेडलाइंस थी उनकी। तो लाइट पहले इधर रेयर से डेंसर जा रही है, तो रेयर से डेंसर जाएगी तो क्या होगा, एरो इधर आया। जब टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगी तो एक एरो इधर आया, दो। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे लाइट जो है अब मूव कर रही है डेंसर से वापस रेयर। तो डेंसर से रेयर में क्या होगा, लाइट का ये एक्चुअल पाथ था। ठीक है, और लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो डेंसर से रेयर में क्या होता है, लाइट बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल के केस में क्या होगा, लाइट जो है कुछ यहाँ पे रेंडमली एंगल बना दो। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट आ गया। फिर से हम यहाँ पे इसको डॉटेड, जो पीछे का पार्ट है उसको हम डॉटेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो है एक कंप्लीट डायग्राम बन गया, किसके लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के लिए। तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, छोटा लगा डायग्राम, मुझे छोटा लगा डायग्राम, और बड़ा बनना चाहिए था। अच्छा, तो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, लाइट रे आ रही है, यहां से लाइट रे जो है वो इधर चलेगी। ठीक,
मान लो अगर मैं इस पॉइंट पे जो दूसरा एंड है यहां पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, नॉर्मल समझते हो? अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो इस नॉर्मल पे लाइट, अगर जो लाइट है ये इस तरीके से हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, और लाइट जो है इस मिरर के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो क्या होती है, वो अपना पाथ रिट्रेस करती है, तो लाइट सेम पाथ से वापस भी जा सकती है, जैसे आई और वैसे ही क्या है वापस चली गई, ठीक है। तो ये भी जल्दी पूछ लेते हैं कि मतलब रिवर्सिबल होता है पाथ, अगर इसके लिए अगर आप एक नॉर्मल रख दोगे इधर से, तो हम ये नहीं कह सकते कि लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है, राइट से लेफ्ट जा रही है, दोनों केस में सेम ही आएगा। अब हम यहाँ पे कुछ एंगल डाल देते हैं। कौन कौन सा एंगल है? ये लाइट यहाँ पे हो रही है इंसिडेंट, तो ये एंगल है आई। अभी हम इसको I1 लिख रहे हैं कि I1 एंगल पे जो लाइट है वो इंसिडेंट हुई, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है R1। यहां पे लाइट I2 एंगल पर क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, या इसको लिखते हैं E। E का मतलब होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिस एंगल पे लाइट इमर्ज आउट हुई है कहां से, प्रिज्म से। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एक हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इस पॉइंट ए को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और एक यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझो डायग्राम से, जो एक रे थी ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, इंसिडेंट रे, ठीक है, अपना जा रही थी, बीच में प्रिज्म आया और प्रिज्म ने जो है क्या कर दिया, उसका पाथ जो है चेंज कर दिया। अब जो रे रिफ्रैक्ट हुई है वो इधर जा रही है, तो लाइट जो है वो इतने एंगल से क्या हो गई, डेविएट हो गई। लाइट ऐसे जा रही थी और इधर चली गई नीचे की तरफ, तो लाइट इतने एंगल से डेविएट हो गई। तो ये डेविएशन किसकी वजह से आया है, ये डेविएशन प्रिज्म की वजह से आया है। तो हमारा जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन में एक पार्ट क्या है कि हमें ये डेविएशन एंगल निकालना है। ये डेविएशन एंगल यहाँ पे कहाँ है, ये एंगल है, जितना सा एंगल है ये डेल्टा, ठीक है। इस डेल्टा को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो डेल्टा हमारे पास है दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन एंगल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल हमने अभी मिस कर दिया है, जैसे यहाँ पे इसको हम R1 डिनोट करते हैं, तो ये एंगल जो है इस एंगल को हम डिनोट करते हैं R2। ऊपर A है, ठीक है, और कौन कौन से नाम रह गए हैं, एक नाम ये रह गया, इसका नाम यूज करते हैं L, इस पॉइंट का नाम यूज करते हैं M, ALOM, ये अलोम, और ये पॉइंट हमने मान लिया P, ठीक है। तो सारे हमने एंगल डिफाइन कर दिए और हमने सारे जो पॉइंट्स हैं वो भी डिफाइन कर दिए। तो इसकी डेरिवेशन में ना क्या है कि हम 11th-12th की मैथ्स कम यूज करेंगे, 10th क्लास की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे हम पूरा सोल्व करने के लिए इसको, ठीक है। तो वैसे लेंथी डेरिवेशन है पर है आसान सी, मतलब 5 मार्क्स के लिए आपको इससे आसान डेरिवेशन नहीं मिलेगी। जब आज हम कर लेंगे तो कोशिश करना नेक्स्ट 1 डे के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर आप इसको कम से कम 2 बार लिख लो, आपको याद रहेगी, आप भूलोगे नहीं फिर इसको, ठीक है। तो ये ABC वहां पार्ट आ गया सारा का सारा। अब इसमें हमें एक चीज और चाहिए, जो मतलब एक पार्ट में सिखाना है। मैं एक बार ना दोबारा से पॉइंट L के आसपास की जो रेज हैं उनको मैं दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूं। जैसे एक रे ये थी, AB रे है, ये AB रे है, ठीक है। इस AB रे के ऊपर ये हमारे पास एक ग्रीन कलर से जो है ये हमारे पास नॉर्मल है, एक रे इस पे इंसिडेंट हुई थी, ठीक है, यहाँ पे, और ये रे इंसिडेंट हुई है इसका एक्चुअल पाथ ये था, और बीच में एक हमारे पास रेड रे और दिखा रखी है इधर, ओके। अब यहां से देखो ये पूरा एंगल I है या I1 है, I1 लेट कर लेते हैं अभी, और ये इतना सा जो एंगल है वो R1 है, तो बाकी क्या बचा, बताओ, है ना, याद करो कभी 10th क्लास में कुछ सीखा हो ऐसा कुछ। अगर टोटल I1 है, I1 में से नीचे वाला R1 है, तो बाकी क्या बचा, हाँ सब लिख सकते हो आंसर,
है ना। सब बच्चे आंसर लिख सकते हो, पता लग जाएगा कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा। I1 माइनस R1 या I माइनस R, मतलब वर्ड ही होते हैं सारे के सारे, क्या लिखते हो आप। हम्म। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इतना सा एंगल आएगा I1 माइनस R1। प्रतीक एक वो ले लियो स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये जो बच्चे एब्सेंट है इनसे बात करेंगे, क्यों बेवकूफी करते हैं ये आ गया I1 माइनस R1, ठीक है। सिमिलरली मतलब यहां पे अगर मुझे डिनोट करना हो तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो इतना सा एंगल है ये जो एंगल है, दिस एंगल इज I1 माइनस R1, ठीक है। ये जो एंगल है, बोल सकते हैं ना। और ऐसे ही ये जो एंगल है ये क्या होगा फिर, इतना सा एंगल, ये छोटा सा एंगल, छोटा सा प्यारा सा, ये एंगल क्या होगा। अगर ये I1 माइनस R1 था तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल आएगा I2 माइनस R2। एक I1 माइनस R1 और एक क्या आ गया I2 माइनस R2, ठीक है। तो जो बेसिक चीज डायग्राम में देखो, डायग्राम में कितना हमें 15 मिनट लगे, है ना। तो हमने डायग्राम में काफी कुछ जो है डिस्क्राइब कर लिया, पूरा आता है ये टॉपिक जो है। ये टॉपिक 5 मार्क्स का है। तो अभी हम पहले कंटिन्यूटी में करेंगे पूरा टॉपिक, ठीक है। डेरिवेशन का बीच बीच में हम जो है इधर उधर निकल जाएंगे, है ना। देखा ना, मैं इधर उधर निकल गया, तो ऐसा ही हमें करना पड़ेगा बीच बीच में एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब इस प्रिज्म क्या यूज करके हम दो तीन छोटी छोटी चीजें यूज कर रहे हैं। पहले मैंने यूज किया ट्राइंगल PLM, सबसे पहली चीज हमने यूज की ट्राइंगल PLM। ध्यान दो, ट्राइंगल PLM के अंदर, ट्राइंगल PLM में क्या है, एक पॉइंट है P, ये पॉइंट P था जिसका एंगल ये डेल्टा है। एक एंगल है I1 माइनस R1 और एक एंगल है I2 माइनस R2, ठीक है। ट्राइंगल PLM के अंदर जो डेल्टा है डेट इज एन एक्सटीरियर एंगल। और हमें बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, जो उसके सामने के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इंटीरियर, उनके सम के इक्वल होता है। तो हम यहां से ट्राइंगल PLM से डायरेक्ट एक चीज लिख सकते हैं, जो डेल्टा की वैल्यू है वो कितनी आएगी, I1 माइनस R1 और प्लस I2 माइनस R2, ठीक है। जहां जहां डाउट हो बोलते जाना, क्योंकि अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, यूज करने के लिए इनको। तो और यहां से डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा आएगा I1 प्लस I2 माइनस कॉमन लोगे और ये आएगा R1 प्लस R2। और इसको मैंने बोला फर्स्ट इक्वेशन, मैंने बस रीअरेंज कर दिया, R1 R2 को एक साथ कर दिया, I1 I2 एक साथ कर दिया, ये मैं बस पहली इक्वेशन आ गई। जो डेल्टा है, डेल्टा इज इक्वल टू I1 I2 R1 R2। I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मतलब इस पॉइंट पे, M पॉइंट पे। तो इस पॉइंट तक हम आ गए। अब हमने इसके बाद क्या किया, बीच में लाइन ड्रॉ करके हम दो चीज एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इधर मैंने यूज किया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है नीचे, एक पॉइंट ये O है, एक पॉइंट ये L है और एक पॉइंट ये M है। OLM, OLM के जो एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम इन ट्राइंगल OLM, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम आता है वो हमें पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, वो आता है 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल मतलब OLM कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। एक तो पार्ट ये हो गया, ये मान लिया हमने, दिस इज सेकंड इक्वेशन। फिर हमने यूज किया क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, अलोंग ALOM, अलोंग ALOM। तो चारों एंगल का सम कितना आएगा, 360। ALOM चारों एंगल का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 360। तो क्या आएगा यहां से, क्वाड्रिलेटरल ALOM के अंदर एंगल O, मतलब एंगल A से स्टार्ट किया, फिर है हमारे पास एंगल L। क्या आप बता सकते हो एंगल L कितना होगा, क्या आप बता सकते हो जो एंगल L है इसकी वैल्यू क्या होगी। 2I1
-R1। एंगल एल की वैल्यू क्वाड्रिलेटरल है ये, ध्यान देना, मैं क्वाड्रिलेटरल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ एंगल एल कितना होगा। हाँ हमें पता था पहली बात, तो बच्चों को दिमाग चलता नहीं ना। देखो ग्रीन लाइन जो है वो ब्लैक लाइन पे परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है वो, तो नॉर्मल का एंगल कितना होता है 90, है ना, एज सिंपल एज दैट। और ये एंगल भी क्या होगा एम, ये भी 90 होगा। तो ए एल ओ एम में एल और एम तो 90 है पहले से ही, तो क्या बचा, एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल ओ प्लस 90, कितना आएगा 360 डिग्री। और इस 360 में से दो मतलब 90 90 180 तो हट गया, तो क्या बचा, ये हमारे पास बचा यहां से ए, इसके बाद जो है ऊपर आ गया ए प्लस एंगल ओ, कितना आएगा 180 डिग्री। दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, जब सेकंड और थर्ड को इक्वेट करोगे, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट करो क्या आएगा, सेकंड और थर्ड को इक्वेट करते ही क्या आएगा, ए प्लस एंगल ओ, उधर क्या आ रहा है एंगल ओ R1 R2, तो हम यहां से ले सकते हैं ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू हमारे पास आएगा एंगल ओ प्लस R1 प्लस R2, और कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल, और ए की वैल्यू क्या आएगी R1 प्लस R2, ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्या आएगा डेल्टा, जब फर्स्ट में पुट करोगे तो I1 प्लस I2 और R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2 हमारे पास है A। ये मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, मतलब बॉक्स में कर रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हमें आगे भी यूज करना है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो I1 प्लस I2 माइनस A, और इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, देखो I1 किसके इक्वल है, I1 I के इक्वल है और I2 E के इक्वल है, तो I1 की वैल्यू है I और I2 की वैल्यू है E और माइनस A, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया। क्या तुम्हारे आसपास अभी असाइनमेंट है, क्या तुम्हारे आसपास अभी असाइनमेंट है? मेरे पास तो है। है ना असाइनमेंट, तो असाइनमेंट का एक क्वेश्चन देखो, इतना सा करने के बाद एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं असाइनमेंट से। प्रतीक शुक्ला बोला नहीं है, अबे क्यों नहीं है, ग्रुप में डाल रखा है, कहाँ बैठा है तू, तेरे पास असाइनमेंट नहीं है, बताओ कहाँ बैठे हो, तुम्हारे पास असाइनमेंट क्यों नहीं है। अरे तो मतलब तुम्हारे आसपास का मतलब ओपन कर सकते हो ना, यही तो मतलब है कहने का मेरा। मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये अभी सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि पूरी थ्योरी कराने में ना बोरियत सी फील होती है, ठीक है बच्चों को, तो थोड़ा सा डेविएट करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ये, लेकिन मैं ये हटा दूंगा अभी कराने के बाद, ये क्वेश्चन मैं हटा दूंगा, मैं इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट फॉर्मूला रिलेट करना सिखा रहा हूँ कि कैसे करोगे, पढ़ना क्वेश्चन ये भी। ये क्वेश्चन असाइनमेंट का है, वैसे तो असाइनमेंट का ये है क्वेश्चन नंबर 87, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म टॉपिक है, उसके अंदर है ये। पढ़ो क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है। A ray of light passes through an equilateral glass prism such that the angle of incidence is equal to angle of emergence. Angle of incidence I, angle of emergence E, both are equal and each of these angles are equal to 3/4 of angle of prism. 3/4 of angle of prism.
and we have to find the angle of deviation. Delta is the angle of deviation. हमने ऊपर डेल्टा लिखा है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, हाँ ठीक है। तो हमें डेल्टा निकालना है, और क्या हमें पता है एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? क्वेश्चन में दे रखा है क्या? ये आधे बच्चों को दिखता नहीं है कि एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है। फॉर्मूला आपके सामने है ये डेल्टा का, I प्लस ई माइनस ए, ठीक है। तो आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है, पुट करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बीएससी के अंदर। मेन बात यह है कि बच्चों को दिखता नहीं है कि व्हाट इज ए। सबको नहीं दिखता, मतलब बहुत तो समझदार बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर एक चीज कि दिस इज एन इक्विलेटरल प्रिज्म, लिखा हुआ साफ साफ। अगर ये इक्विलेटरल है तो मतलब क्या हो गया? इक्विलेटरल का मतलब हो गया कि जो एंगल है वो कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ए की जो वैल्यू है वो हो गई 60 डिग्री, ठीक है। फिर वो बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोथ आर, मतलब आई और ई बोथ आर इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया? 60। ये 75 क्या लिख रहा है? ये माइनस करोगे, मतलब डिवाइड करोगे 15, और ये आएगा 45 डिग्री। तो डेल्टा क्या आएगा? आई प्लस ई माइनस से 45 प्लस 45 90 माइनस 60 कितना आएगा? 30 डिग्री, ठीक है। समझे? समझे ना? मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा कोई? सब कुछ आपको दे रखा है, आपने वैल्यूज पुट करी और सोल्व कर लिया। तो हाँ समझ गए। मैं अभी हटा रहा हूं, अभी हमारा लिए ये बस मैंने जो आपको सिखाया है, ये सिखाया कि यूज कैसे करने हैं फॉर्मूले जो आएंगे, ठीक है। जब पूरा मतलब पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे तो फिर हम इसको दोबारा से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय कर देते हैं क्वेश्चन को, डिलीट नहीं हो रहा, अब हुआ है। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। तो ये एक पार्ट था हमारे डेरिवेशन का। इस डेरिवेशन में जब मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन में, तो बच्चे ने बोला सीधा ही, पहली बार पढ़ रहा था वो भी, उसने बोला कि प्रिज्म में हमने ये सीखा है 10वीं क्लास में कि ये जो रे है बीच वाली वो इसके पैरेलल आती है। आपको भी याद है कुछ ऐसा? क्या आपको वैसे कुछ याद है कि प्रिज्म में जब रे आती है तो जो बीच वाली रे है वो इस बेस बीसी के पैरेलल आती है? याद है? लेकिन मैंने जान के पैरेलल नहीं बनाई है इस डायग्राम में, मैंने जान के जो रे है बीच में वो पैरेलल नहीं बनाई है। हाँ, तो मैंने जान के पैरेलल नहीं बनाई है, मैं तो पैरेलल ही बनाता था। हाँ मतलब तू क्या, बच्चे भाई 12वीं तक पैरेलल ही बनाते हैं, पर पैरेलल हमेशा होगी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो किस कंडीशन में पैरेलल होती है हमें वो देखना है, किस कंडीशन में रे पैरेलल होती है हमें वो देखना है। तो नहीं, मिड पॉइंट लॉजिक नहीं होता, उसके लिए एक नाम आता हमारे पास, एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अगर डेविएशन एंगल जो है, जो डेल्टा है, इस डेल्टा की वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो क्या होगा? एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मतलब जो डेल्टा की वैल्यू है अगर वो मिनिमम हो जाए तो उसकी जो नोटेशन है स्टैंडर्ड वो डेल्टा एम होता है। ये एम मैक्सिमम के लिए नहीं है, ये मिनिमम के लिए, कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर, ठीक है, जो पेपर में मतलब आप मान लो 50% क्वेश्चन में वो इन्हीं कंडीशंस का यूज करता है, अलग अलग तरीके से लिखते हैं। आज मैं सारे जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नहीं लिखवा, अभी मेरा काम जो है आज का वो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन कंप्लीट कराना काम है आज का, ठीक है। जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, तो कल हम इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं टॉपिक के वो हम दोबारा लिखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब अगली 2 क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, मंडे, और अगर टाइम मिला तो मे भी शायद मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूं ट्यूसडे को, नहीं तो फिर वेडनेसडे। तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं।
तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर जो डेल्टा है वो डेल्टा मिनिमम या डेल्टा एम लिखते हैं। तो इस मिनिमम इस कंडीशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। I1 और I2 बोथ आर सेम, ये कंडीशन है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर I1 और I2 दोनों की जो वैल्यू है वो क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, अब अगर I1 I2 सेम होगा, अगर I1 और I2 की वैल्यू सेम होगी तो उसका यूज करके हम ये भी प्रूफ करते हैं कि जो R1 और R2, अगर I1 और I2 सेम हुआ तो R1 और R2 की जो वैल्यू है वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो इतना बोलने के बाद ना बच्चों का मुंह बन जाता है, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि क्यों इक्वल होंगे, है ना। 12th क्लास में ये मतलब 11th में ही आता ना, बच्चों का मुंह बन जाता कि क्यों इक्वल होंगे, बताओ क्यों इक्वल होंगे। तो अलग अलग तरीके से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब I1 और I2 इक्वल क्यों होंगे, और वही फिर सारी की जो जितने भी हम एक्सप्लेन करेंगे कंसेप्ट, वो सारे क्या इंटर रिलेटेड कंसेप्ट है सारे के सारे। आपको ना मैंने एक चीज सिखाई थी चैप्टर नंबर 7 के अंदर कि किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन का मिनिमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसी को मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, फिर से बोलूंगा ये जो अब लिख रहे हैं ये रफ का पार्ट है, ये पार्ट सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि वाई I1 एंड I2 विल बी इक्वल, ऑल्दो पेपर में नहीं पूछते। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि I1 I2 क्यों इक्वल होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि मिनिमम जब एंगल और डेविएशन मिनिमम होगा तो दोनों इक्वल होंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो इधर काम कर रहे हैं, ये काम रफ में है। डेल्टा का ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है आपने वो लिखा है I1 प्लस I2 माइनस ए, I1 प्लस I2 माइनस ए डेल्टा का फॉर्मूला है। इस डेल्टा के फॉर्मूले को मैंने रीअरेंज करा, I1 को लिखा मैंने रूट I1 स्क्वायर, लिख सकते हैं, और I2 को लिखा रूट I2 स्क्वायर। ठीक, प्लस एक टर्म 2ab मतलब रूट I1 I2 ऐड कर दी, और सेम टर्म हमने क्या कर दी, माइनस कर दी, और माइनस ए ऑलरेडी है। ठीक है, मतलब सेम टर्म ऐड कर दी और सेम टर्म माइनस कर दी, माइनस कर दी, सेम टर्म ऐड कर दी। देखो रूट I1 स्क्वायर I1 बचेगा, रूट I2 स्क्वायर I2 बचेगा, यही टर्म माइनस कर दी, यही टर्म प्लस कर दी। बट ऐसा करने से क्या किया मैंने, ऐसा करने से मैंने रीअरेंज कर लिया इसको, तो डेल्टा जो यहां से बच रहा है वो क्या बच रहा है, देखो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और ये माइनस 2ab। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर और प्लस 2 रूट I1 I2। प्रत्येक एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यार रूट I1 I2 और माइनस ए। आप एक बार याद करो कि चैप्टर 7 में हमने ये z लिखा था एक बार कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर होता है, और जब हमने z मिनिमम निकाला था तो हमने क्या किया था, z मिनिमम निकालने के लिए सेम कंसेप्ट यहाँ पे। अगर हमें एक मैथमेटिकल फंक्शन दे रखा है और उसको हमें मिनिमा निकालना है, तो उसमें कोई भी स्क्वायर टर्म जो होती है जिसका स्क्वायर हो रहा हो, ठीक है, जिस भी टर्म का स्क्वायर हो रहा हो या पावर 4 हो, इवन पावर जो हो, इस टर्म का मिनिमा निकाल लिया हमने। इस टर्म का किसी भी जिस भी टर्म की पावर 2 4 6 होगी, उस टर्म का जो मिनिमा होता है वो 0 होता है। तो मैंने बस इस वैल्यू को 0 कर दिया। ये कब होगा 0, ये वैल्यू 0 जब होगी तो एक्सएल और एक्सी क्या होंगे, इक्वल। सेम ऐसे मुझे डेल्टा का मिनिमा निकालना है, तो डेल्टा का मिनिमा निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, डेल्टा का मिनिमा निकालने के लिए मैंने जिस भी टर्म में होल स्क्वायर है उसको मैंने 0 कर दिया। तो 4 डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। जो पहली टर्म है क्या है, रूट I1 माइनस रूट I2 स्क्वायर, ये क्या होगा 0, और यहां से I1 और I2 क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये मैथमेटिकल अप्रोच है समझाने के लिए, और जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाई I1 एंड I2 शुड बी इक्वल व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन पे I1 और I2 दोनों की जो वैल्यू है वो क्या आती है, सेम आती है। हम ये भी
हाँ प्रतीक शुक्ला, आप वो भी कर सकते हो, पर फिर उसके लिए भी आपको इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी ना। आई वन और आई टू दो वेरिएबल है ना, तो दो वेरिएबल को पहले सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। मैथ्स वाले बच्चे जो हैं उनके दिमाग में ये आता है कि जब मैक्सिमा और मिनिमा निकालना हो तो डेरिवेटिव भी तो कर सकते हैं, बट वो फिर भूल जाते हैं कि डेरिवेटिव करने के लिए आपको सिंगल वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे आई वन और आई टू दो वेरिएबल है ना, तो आप किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे अगर आपको और कोई रिलेशन नहीं पता है। वैसे फंडामेंटल वही होता है, डिफरेंशिएट करो, डबल डेरिवेटिव निकालो, चेक कर लो पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा है। पर अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, बस ध्यान रखना कि आई वन और आई टू क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और लेट कर लेते हैं कि आई वन और आई टू दोनों जो है वो आई है, ठीक है। अब ये देखो इसके बाद, इस पॉइंट के बाद एट एट एल, जो एल पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, एल पॉइंट। इस एल पॉइंट पे अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो कंडीशन क्या बनेगी बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल आएगा, साइन आई बाय साइन आर या साइन आर बाय साइन आई, पॉइंट एल पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जनरल कंडीशन होती है साइन आई बाय साइन आर, अगर रेयर से डेंसर, और साइन आर बाय साइन आई अगर डेंसर से रेयर। तो पॉइंट एल पर लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, लाइट अगर रेयर से डेंसर जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर। मतलब पॉइंट एल पर हम ये लिख सकते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो क्या आएगा, साइन आई वन डिवाइड बाय साइन आर वन। एंड एट एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा पॉइंट एम पर। ध्यान दो इस पॉइंट एम पे ना सिंबल इंटरचेंज हो गए हैं, तो डेरिवेशन ये से आती है, हमें पॉइंट एम पे ये पता है लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो ऊपर आएगा आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नीचे आएगा आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है, या जो डायग्राम है बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, अगर आप पॉइंट एम पर देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आई टू नहीं है, आर टू है। ध्यान दो पॉइंट एम पर लाइट लेफ्ट साइड जा रही है ना, तो आर टू एंगल पे इंसिडेंट हुई है और आई टू एंगल से क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है। बाहर वाले आई है, अंदर वाले आर है, तो यहां पे सिंबल इंटरचेंज है। एक बार एक मिनट, ये पॉज करना भी सही ऑप्शन है। हम्म तो मैं ये बोल रहा हूं कि पॉइंट एम के ऊपर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आर टू है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आई टू है। तो बताओ पॉइंट एम पे जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, इन्हीं एंगल का यूज करना है। आई टू बाय आर टू बोलोगे या आर टू बाय आई टू बोलोगे। अंदर वाले को आई टू नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते स्नेहा, नोटेशन ही ऐसे आती है। तो ऊपर आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऊपर क्या आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और पॉइंट एम पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आई टू है, और नीचे आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्या है, नीचे आएगा आर टू। तो हमारे पास इस पॉइंट पे एम के ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी साइन आई टू डिवाइड बाय साइन आर टू। मैं यहां ये लेता हूं कि ये जो आई टू है ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और ये क्या है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिख दिया मैंने यहां पे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब बोलो, देखो आना तो आर बाय आई था, लेकिन आर इस फॉर्मूले में पॉइंट एम पे जो आर है वो आई टू है और जो आई है वो आर वन आर टू है, इसलिए ये कंफ्यूजन आता है।
तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने ये आपको सिखा दिया कि कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो, रिपीट करना है या आगे बढ़े? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नोटेशन म्यू, मैंने ये कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और एन दोनों में होता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मुझे म्यू लिखने की आदत है, लेकिन न्यूमेरिकल जो भी हम डिस्कस करेंगे वहां पे एन भी आएगा, तो जैसे आएगा वैसे आपको आदत पड़नी चाहिए। ओके, तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो है साइन, मतलब मेन तो मैं डेंसर से रेयर प्रूफ करना है, तो डेंसर से रेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है साइन आर बाय साइन आई। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं जो आर है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आई जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट एम पर लाइट लेफ्ट से राइट आ रही है, तो लाइट R2 एंगल पे इंसिडेंट हुई और I2 एंगल से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो नीचे R था, जितने एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो I2 है, तो जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई है वो हमारे पास क्या है, R2 है। बस ये बोल रहे हैं, तो ऊपर I2 और नीचे क्या आ गया, R1। ठीक है ना? ठीक है सिमरन, मिस सिमरन, क्योंकि दोनों ही म्यू है तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, साइन I1 बाय साइन R1 इक्वल टू साइन I2 बाय साइन R2। और साइन I1 से साइन I2 कैंसिल, क्यों? क्योंकि I1 और I2 इक्वल है, इंप्लाइज साइन R1 इक्वल टू साइन R2 और R1 इज इक्वल टू R2। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, हमने प्रूफ किया है कि अगर I1 और I2 इक्वल होते हैं कहां पे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर, तो R1 और R2 की जो वैल्यू है वो भी क्या होती है, सेम होती है। I1 I2 भी सेम होंगे और जो R1 R2 है वो भी सेम होंगे। ये पूरी एक ही डायरेक्शन चल रही है। ठीक है, जब खुद से लिखोगे ना तो स्टॉप वॉच यूज करना, और मैक्सिमम टाइम 4.5 मिनट, जो भी हमें 1 घंटा लग रहा है, मैक्सिमम टाइम 4.5 मिनट में बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, हम कराते हैं, बच्चे कर लेते हैं 4.5 मिनट में। जहां तक हम करेंगे आज, ये पूरा बच्चे बहुत आराम से कर लेते हैं, आराम से। तो अब हमने यहाँ पे लेट किया वही जो ऊपर लिखा था ऐसे, कि I1 और I2 जो है वो I है, एंड R1 और R2 जो है वो R है। ठीक है, I1 I2 I है। तो यूजिंग, सर जो क्वेश्चन थे उसके पहले क्या लिखा है सुनाशा, मैं समझा नहीं। यानी तुमने क्या लिखा सुनाशा, मैं नहीं समझा। सर आपने बोला डेरिवेशन लिखनी है, तो आपने क्वेश्चन कराया था, उसके पहले डेरिवेशन खत्म हो गई थी कि ये पूरी चली रही है ये अभी? पूरी एक ही है, ओके सर। ये डेल्टा का फॉर्मूला था, है ना, ये डेल्टा का फॉर्मूला था। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे जहां डेल्टा था वहां पे आ गया डेल्टा एम, जहां I1 था वो I, जहां I2 था वो I, और माइनस क्या हो गया, A। तो यहां से I और I कितना हो गया, 2I। कितना आएगा ये, A को लेकर लेफ्ट साइड में तो आएगा A प्लस डेल्टा एम, और I की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस डेल्टा एम बाय 2। तो ये मैंने I निकाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये मतलब ये निकाला है। एंड यूजिंग यूजिंग A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ऊपर ड्राइव किया था, तो A क्या आएगा, R1 भी R है और R2 भी R है, दोनों ही R है। जब दोनों ही R है तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2R,
और यहां से आर कितना आएगा, यहां से आर की वैल्यू आ गई a/2। तो मैंने आई निकाला और आर निकाला, क्या यूज करके, मतलब फॉर कंडीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। जब आई और आर हमने निकाल लिया, नाउ ये लास्ट स्टेप है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला था वो था साइन आई बाय साइन आर। चाहे आप I1/R1 लिख लो या आप लिख लो I2/R2, बात सेम ही है ना। हमने भी ऊपर लिखा है कि दोनों से सेम ही आता है, जिसको मैं सीधा लिख सकता हूं साइन आई बाय साइन आर, कुछ भी लिख लो, सबका मतलब सेम है। तो म्यू की वैल्यू क्या बचेगी अब, साइन, देखो आई की वैल्यू लेफ्ट साइड से देख के पुट कर दी। आई की वैल्यू है a+Δm/2 और आर की वैल्यू कितनी है, a/2। तो ये इतना क्वेश्चन आता है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आता है उसके लिए एक्सप्रेशन निकालो, किस चीज का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एट मिनिमम यूजिंग कंडीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो हमने किया है, ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है असाइनमेंट के अंदर। अगर आप जाओगे, जो असाइनमेंट के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर। मतलब किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछते हैं 5 मार्क्स के अंदर, उसकी लैंग्वेज वहां पे दे रखी है, तो रीड करना जाके, मतलब कुछ भी लिखा हो करना यही सभी है। तो इसमें जो रफ में लिखा है ये आपको स्किप करना है पार्ट, यहां से स्टार्ट करना है। वैसे देखोगे ना ज्यादा बड़ा है नहीं, समझाने में टाइम लगता है, एग्जाम में ये पूरी डेरिवेशन करनी है। हाँ भाई पूरी ही करनी है अगर 5 मार्क्स में आएगी तो। अगर सिर्फ ये आता है कि डेल्टा का एक्सप्रेशन निकालो तो 2 मार्क्स में आएगा, पूरा पूछेंगे तो यहां तक 5 मार्क्स में आएगा। बहुत लंबी है नहीं, टाइम लगता है फर्स्ट टाइम करवाने में, पर वैसे लेंथी नहीं है, ये छोटी सी है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम आज इसको एक बार पढ़ो बैठ के, ठीक है, और कोशिश करो 24 घंटे के अंदर इसको देखो, 4.5 मिनट के अंदर तो पूरी लिख लोगे फटाफट, फटाक से सब लिख लेते हैं। अब एवरेज अब एवरेज बच्चे सब लिख लेते हैं 4-4.5 मिनट के अंदर। मैंने 4.5 ज्यादा बोला है, तो बच्चे तो 4 मिनट में भी लिख लेते हैं पूरी की पूरी। कोशिश करोगे आप भी लिख लोगे। क्या है, मेन तो डायग्राम ही है ना, डायग्राम बना तो फिर क्या ही है। पहले देखो 3-4 स्टेप्स है। पहले स्टेप में जो इसमें हमें पहले स्टेप में डेल्टा निकालना है, ठीक है। जब डेल्टा निकाल लेंगे तो फिर नीचे वाला ट्राइंगल और जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है उन दोनों का यूज करके हमें ए निकालना है, R1+R2 उसके लिए पुट कर दी, ये होगी आधी डेरिवेशन। फिर हमें प्रूफ करना है मिनिमम एंगुलर डेविएशन पे I1 I2 बराबर होते हैं। हम पेपर में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर I1 I2 इक्वल होंगे तो R1 R2 भी इक्वल होंगे, ये आप स्किप कर सकते हो पार्ट, चाहे पेपर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर I1 I2 इक्वल है तो R1 R2 भी इक्वल होंगे। अगर R1 R2 इक्वल है तो यहाँ पुट करके A निकल गया, I1 I2 इक्वल है तो यहाँ पुट करके I निकल गया। जब A निकल मतलब R निकल गया I निकल गया, दोनों का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, खत्म डेरिवेशन। जितना हमने पूरा 1 घंटे में किया है मैंने 2 मिनट में तुम्हें रिपीट कर दिया सिंपल से, ठीक है। तो खुद भी करोगे तुम भी करोगे 3-4 मिनट के अंदर, उतना टिपिकल नहीं है ये। बहुत लंबी मतलब हैवी मैथमेटिक्स हमने यूज नहीं किया ना यहाँ पे। तो ये एक पार्ट था यहाँ पे, एक छोटा सा पार्ट और करा रहा हूँ फिर फ्री कर दूंगा आपको। एक आता है हमारे पास टॉपिक यहाँ पे इसके अंदर, वेरिएशन ऑफ डेल्टा विद, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन विद आई। आई क्या है यहाँ पे, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। डेल्टा का आई के साथ वेरिएशन पढ़ना है। अगर डेल्टा का आई के साथ वेरिएशन पढ़ना है तो इसका मतलब क्या है, पेपर जो आपका एक्सपेरिमेंट है ना 12th क्लास में, उस एक्सपेरिमेंट में हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली। तो वर्टिकल एक्सिस पे डेल्टा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है वो है आई, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम आई को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो डेल्टा है वो एक शेप अटेन करता है। देखो वैसे यहाँ पे दिख भी रहा है कि
स्क्वायर है ना, डेल्टा में यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर आने का मतलब क्या है कि पैराबोलिक टर्म हमारे पास बनेगी यहाँ पे। नहीं, 10th में इतना नहीं था यार, 10th में हल्का फुल्का था। तो जो ग्राफ है उस ग्राफ की शेप हमारे पास कुछ ऐसे आती है, ठीक है, यू टाइप शेप आता है ग्राफ की। और एक पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, जिस पॉइंट पे जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या आ रही है, मिनिमम। ये डेल्टा मिनिमम है, ये इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और इस एंगल पे आ रहा है ये आई के ऊपर। तो देखो जो 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें क्या बोलते हैं, मतलब बच्चों को, कि आप आई लो 30 डिग्री, 35, 40, 45, 50, ये 4-5 एंगल लो। और इन 4-5 एंगल पे क्या करोगे आप, इन 4-5 एंगल के ऊपर, मतलब ये आई दिया आपको, आपको बोलेंगे हर एक एंगल के लिए, मतलब ये आई चेंज कर रहे हैं, तो हम ये आई चेंज करेंगे तो आई के चेंज करने से डेल्टा अपने आप बदलता जाएगा। जब आई के चेंज करने से डेल्टा चेंज होगा तो ये 4-5 रीडिंग से जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं अलग अलग उसके लिए, तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। मतलब ऐसा ग्राफ कैसे मिलता है, जैसे रफ में बताऊं तो, जैसे एक रीडिंग यहाँ पे आ गई, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, एक यहाँ पे आ गई, अब एक इधर आ रही है बीच में, क्योंकि हम कई बार क्या होता है, हमेशा जो परफेक्ट नहीं मिलता है, एक आध रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ह्यूमन एरर है। तो मान लो ये रीडिंग आ रही है तो इससे हमें थोड़ा बहुत मिल जाता है एक्सट्रापोलेशन करके कि ये कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, ठीक है, एक रीडिंग हमने इग्नोर कर दी। तो इससे मैंने डेल्टा एम निकाल लिया, मिनिमम एंगुलर डेविएशन। प्रिज्म हमारे हाथ में होता है, हम प्लॉट करते हैं उससे, तो हम ए निकाल ही सकते हैं। जब मैं डेल्टा निकाल सकता हूं, मतलब मिनिमम एंगुलर डेविएशन ग्राफ का यूज करके, जब मैं ए मुझे पता ही है, तो ए और डेल्टा एम का यूज करके यहाँ वैल्यू पुट करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं प्रिज्म का, जिस प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो पहले जो एक्सपेरिमेंट था कुछ साल पहले, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आता था। अब जो एक्सपेरिमेंट बचा है 12th क्लास के अंदर, उसमें सिर्फ ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है कि प्रिज्म देंगे, अलग अलग एंगल आएंगे और आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो अभी जो आपका काम है 12th क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो सिर्फ ये ग्राफ प्लॉट करना है, डेल्टा वर्सेस आई, और उसका यूज करके हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होता है ग्राफ का यूज करके। और ये जो मिनिमम पॉइंट आएगा उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा है वो हमारे पास मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और फिर जो इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा फिर तुम्हें आज, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्क्रीन शॉट दोनों सेंड करना है, हाँ दोनों भेज दियो। ओके, बाय बाय। हाँ पाथ माटा भी है क्लास, वो भी